हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ टोटल 15 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपके हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, सो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था सीटेट का 21 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी पेडागोजी के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका जो है मैं सीटेट पेपर 2 के लिए है। ठीक है, सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। देखिए, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो चाहे आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पेडागोजी आपको हमेशा हेल्प करेगी क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो जो भी लोग पेपर 1 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप इसको देख लीजिए। ठीक है, पेपर 1 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं आपको जो जिनकी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगी, टॉप क्वेश्चंस प्रोवाइड किया करूंगी। तो उस सीरीज़ को जरूर फॉलो करना, हर एक वीडियो आपको वॉच करनी है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी का ये जो पेपर था, इसमें इससे पहले मैंने एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करी थी पेपर होने से पहले। तो अगर आप जिन लोगों ने उस सीरीज़ को देखा होगा, ठीक है, तो उनको हेल्पफुल रही होगी हिंदी पेडागोजी के पेपर में। ठीक, अपना इसको जरूर कमेंट कर देना कि कितना 15 में से आपके कितने मार्क्स जो है आपको गेन हुए, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है। यानी कि एक टीचर है जो अपनी क्लास में क्या कर रही है, एक कहानी पढ़ने के लिए देती है स्टूडेंट्स को, और कहती हैं कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करें। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स से उन्होंने ये कहा है कि जो कहानी उन्होंने पढ़ने के लिए दी है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और उससे क्या विचार आपके बन रहे हैं, उन पर आपको डिस्कस करना है फाइनली। ठीक, तो अध्यापक अपने विद्यार्थियों में किसका विकास करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, चेष्टा कर रही है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समलोचनात्मक साक्षरता कौशल। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनकी क्या हो रही है, क्योंकि बच्चे देखिए अर्थ निकालेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर उनकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है, वो खुद से थिंक करेंगे, यानी कि समलोचनात्मक साक्षरता कौशल यूज़ हो रहा है, वो सीख रहे हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। ठीक है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र नहीं हो सकता, यहाँ पर टीचर नहीं समझा रही है, बच्चे खुद समझ रहे हैं, खुद सीखने का कौशल यहाँ पर यूज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में। सहजात भाषा का मतलब क्या होता है? नेचुरल भाषा, सहज भाषा, यानी कि जो कि आपने प्रकृति से सीखी है, यानी कि जो आपने जो है बचपन से सीखी है, जो आपकी मदर टंग है, आपकी मातृभाषा है। ठीक है, तो वो आपकी कुछ भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों की, अगर मैं यूपी एरिया की बात करती हूँ, तो हिंदी ही रहती है, और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। लक्ष्य भाषा से मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जिस भाषा को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भाषा को आप सीखना चाह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी हम मान लीजिए पहले से जानते हैं, और इंग्लिश को हम जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा सहजात और लक्ष्य भाषा होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, यानी कि एक टीचर क्या कर रही है, इंग्लिश में जो है स्टोरी सुना रही हैं, और शिक्षार्थियों यानी स्टूडेंट से कहती हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाएं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट से कह रही हैं कि आपको जो लैंग्वेज आती है, उन्होंने तो इंग्लिश में सुना दी टीचर ने, फिर वो स्टूडेंट से कह रही हैं कि जो आपको जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, उस लैंग्वेज में आप इस कहानी को ग्रुप में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? भाषा अर्जन, परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति, या फिर बहुभाषा शिक्षण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, परभाषा व्यवहार। इसको हम कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांस लैंग्वेजिंग। और ये हर साल लगभग हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। देखिए, बच्चों को टीचर ने जो है इंग्लिश सिखा दी है ना, और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी भाषा, मान लीजिए कोई हिंदी जानता होगा, ठीक है, और कोई उर्दू जानता होगा, तो बच्चे जो है अपनी लैंग्वेज में उसको सुना रहे हैं। तो ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ये जो होता है, इसको हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि कर रही हैं। पेयर्स मतलब जैसे कि एक बार आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, जिसमें सभी जोड़ियां यानी सभी पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पेयर्स मतलब टीचर ने क्या किया है, 2-2 3-3 बच्चों के पेयर बना दिए हैं। मतलब पेयर हम एक तरीके से ग्रुप मान सकते हैं। ठीक है, 2-2 3-3 बच्चों के ग्रुप बना दिए हैं, फिर उनको क्या करना है, 10 वाक्यों की कहानी पर काम करना है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ेगी, यानी कि पहली जो पेयर है, यानी पहला जो ग्रुप है, वो पहला वाक्य पढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी जो ग्रुप है, वो क्या करेगा, उस वाक्य को लिखेगा। ठीक है, तो पहला क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, दूसरा ग्रुप उसको लिखेगा। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है, पहली जोड़ीदार उसको लिखती है। यानी कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है, एक ग्रुप बोलेगा तब दूसरा लिखेगा, दूसरा ग्रुप बोलेगा तब तीसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप बोलेगा तो पहला ग्रुप उसको लिखेगा। ठीक है, यानी कि लिखने और पढ़ने का, बोलने का यहाँ पर काम चल रहा है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार पूरी कहानी पूरी करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, पेडागोजी में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस
कर लेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है पेडागोजी में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ही पर ही डिपेंड करता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और इसके अलावा कहीं भी कोई भी मॉक टेस्ट कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो देखिए प्रीवियस ईयर से रिलेवेंट यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप सीटेट के एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। श्रुतलेख पारस्परिक मतलब समूह में काम हो रहा है, परस्पर काम हो रहा है। एक बोल रहा है तब दूसरा लिख रहा है। ठीक है, जब दूसरा बोल रहा है तो पहला लिख रहा है। तो श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? श्रुतलेख का मतलब होता है यहाँ पर डिक्टेशन से, है ना। तो डिक्टेशन क्या होती है ये तो हम बहुत आसानी से जानते हैं, हमने बहुत डिक्टेशन लिखी हुई है बचपन में, है ना। ये जब टीचर बोल रही होती हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? लिख रहे होते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? डिक्टेशन होती है। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, एक पेयर बोल रहा है तब दूसरा पेयर लिख रहा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस बटन को क्या कहोगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब आप किसी विशिष्ट जानकारी को खोजोगे किसी चीज़ में से, तो आप उसको बहुत बारीकी से पढ़ोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ जो है जाननी है, कोई विशेष चीज़ जाननी है, तो बारीकी से पढ़ोगे तभी तो उसको जान पाओगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका आता है सरसरी तौर पर पठन, यानी कि आप किसी चीज़ की समरी जानना चाह रहे हो तो क्या करते हैं हम लोग? उसको ऊपर से जल्दी पढ़ लेते हैं, एक तरीके से उसका समरी निकालने के लिए कि एक्चुअल में इसमें बात क्या की गई है ना। लेकिन बारीकी से हम तभी पढ़ते हैं जब हमें उसमें कुछ खोजना होता है, कोई विशिष्ट जानकारी लेनी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है पढ़ाने की और सीखने की, उसमें प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? भाषा और संस्कृति को जानना, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान या व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न को कैसे किया जाए। ठीक है, तो जो व्याकरण है यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है? व्याकरण के बारे में टीचिंग लर्निंग की बात की गई है, यानी कि टीचर क्या कर रही हैं? व्याकरण को पढ़ा रही हैं, तो उसमें प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? ठीक है, तो वो आपका होता है कि व्याकरण में जो प्रश्न हैं उनको कैसे किया जाए, यह जानना। ठीक, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक, नेक्स्ट कक्षा 6 की स्टूडेंट है जिसका नाम है श्रेया, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना यहाँ से, ये समझ लेना कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जो श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण यानी कि उनके पिता का जो है क्या हो गया है? ट्रांसफ़र हो गया है। वो पंजाब से अब जो है तमिलनाडु के मदुरई पहुँच गई हैं। ठीक है, पंजाब में थे, अब उसके फादर हैं वो तमिलनाडु पहुँच गए हैं। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। यानी कि ऑब्वियसली जब आप पंजाब में अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसकी मदर टंग क्या होगी? उसकी मातृभाषा क्या होगी? वो पंजाबी सीखा होगा, है ना। अब वो स्कूल जाएगा तो वो क्या सीख जाएगा? स्कूल में क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी तो वहाँ वो इंग्लिश भी सीख जाएगा। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। अब वो देखिए उसके पापा का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो अब वो तमिलनाडु आ गई है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो तमिल भाषा बोलते हैं। तो अब बच्ची एनवायरनमेंट में खेलेगी रहेगी, है ना, तो वहाँ से वो क्या सीख गई है? वो तमिल बोलना सीख गई है, पढ़ना भी सीख गई है। तो उसने 3 भाषाएँ सीख ली। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, एक आता है अर्जन जिसको हम एक्विजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा आता है हमारा अधिगम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, तो देखिए अर्जन का मतलब क्या होता है कि ऐसी भाषा जिसके लिए हमें कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स ना करने पड़े, कि हम उसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं उसकी भाषा को सीखने के लिए। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस को रटते हैं, एक्टिव पैसे को रटते हैं। ठीक है, मॉडल्स जो कैन कोड हैं उनका यूज सीखते हैं, तब जाके हम इंग्लिश सीखते हैं, है ना। और टीचर की हेल्प लेते हैं कि टीचर हमको लैंग्वेज सिखाए, इंग्लिश स्पीकिंग हम कर पाएँ। तो ये जो एफर्ट्स डाले जाते हैं इसको हम कहते हैं लैंग्वेज की अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, तो इंग्लिश हम सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारी लर्निंग है। लेकिन हिंदी के लिए हमने कभी ग्रामर पढ़ी थी? ठीक है, बचपन में हमने क्या कभी ग्रामर पढ़ी थी? 1 साल का बच्चा जो है हिंदी बोलने लग जाता है, क्या हम उसको ग्रामर पढ़ाते हैं? क्या हम उसके लिए टीचर को ट्रेन करने के लिए रखते हैं? नहीं। फिर वो कहाँ से सीखा हिंदी? हम लोग हिंदी कहाँ से सीखते हैं? अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, यानी कि अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, वहाँ से सीखी। ठीक है, और जब हम स्कूल में गए तो वहाँ भी कुछ लोग हिंदी बोलते थे, वहाँ से हमने हिंदी सीखी, और हमारे कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते तो हमने वहाँ से इंग्लिश भी सीखी, है ना। तो यहाँ पर आपको आई होप कि अर्जन और अधिगम समझ में आ गया होगा। जिसके लिए एफर्ट्स डालने पड़े वो अधिगम होता है, और जिसको हम बिना एफर्ट्स के सीख जाएँ वो हमारा अर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? कौन सा सही है? तो पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका गलत है। देखिए पंजाबी उसकी मातृभाषा थी, पंजाब में उसका जन्म हुआ था, तो वो आपका अधिगम नहीं अर्जन के अंतर्गत है। उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, उसने अपने जो है माता पिता से ऐसे ही सीख ली, है ना, पड़ोसी से। तो ये तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंजाब में जब वो रही थी, जब पंजाब में उसका जन्म हुआ था, तो वहाँ के लोगों से, अपने माता पिता से उसने पंजाबी सीख ली, है
है ना। फिर वो तमिलनाडु आ गई, वहाँ के लोग तमिल बोलते थे तो वहाँ से उसने तमिल सीख ली। अंग्रेजी उसने लेकिन कहाँ से सीखी? स्कूल से सीखी। तो वहाँ पर उसको जो है सेंटेंस सिखाए गए होंगे, एक्टिव पैसिव सिखाए होंगे, टीचर ने उसको लैंग्वेज सिखाई होगी, तो वो आपकी अधिगम के अंतर्गत आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड कि एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी अलग है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर कोझिकोड एक जगह है, ठीक है, इसका एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है, इस एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सोसाइटी है जिसमें बोली जा रही मलयालम, जिसमें मलयालम भाषा बोली जाती है, वो इसी स्थान में यानी कि इसी जगह पर जो कुछ लोग दूसरे लोग हैं उनके द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में हम जानेंगे वो आपको बताना है। ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय भाषा है या फिर मलयालम की सामाजिक बोली है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेम, देखिए अगर आपकी भाषा हिंदी है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ सेम वर्ड्स आप हिंदी के जो वर्ड्स आप बोले हैं वही आपके पड़ोसी भी बोलते हों, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आप देखोगे कुछ हिंदी में वर्ड्स ऐसे होंगे जो वो कुछ और बोलते होंगे, उस जगह पर हम कुछ और बोलते हैं, है ना। तो इसको हम सामाजिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 2 अलग अलग, तो यहाँ पर मलयालम है, दोनों ही भाषा मलयालम है, तो अलग अलग भाषा की तो कोई बात ही नहीं है। ना ही ये मलयालम के 2 प्रकार हैं कोई, है ना, और ना ही ये हमारी कोई क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा कब होती है? जैसे कि आप किसी एक एरिया में लगभग फिर 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर के बाद कोई और भाषा चेंज हो जाती है, तब हम उसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, यहाँ पर इसके बारे में जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ हिंदी पेडागोजी में नहीं, इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाता है, वहाँ भी आपको ये हेल्प करने वाला है। देख लेते हैं मातृभाषा घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको त्रिभाषा सूत्र आपने पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। एक मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, हिंदी पेडागोजी मैंने कंप्लीट जो है इसी चैनल पर आपको जो है एक हिंदी पेडागोजी की मैराथन प्रोवाइड कर रखी है। आप बस उस मैराथन को देख लेना, 1 बार चाहो, 2 बार चाहो, 3 बार चाहो, बस मैराथन देखना। देखिए जितना हो सके अपने सोर्स को लिमिटेड रखो, इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उस एक वीडियो को देखो, उसी पर बिलीव रखो अपना, उसको देखने के बाद आपको बस दूसरा काम जो करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक। उस वीडियो को देखो, वहाँ से आपके जैसे त्रिभाषा सूत्र मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है आपको, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आप वहाँ से सीख लेना। सीखने के बाद आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो एक बार आप जो है उस वीडियो को जरूर देखना, जिन लोगों ने बिल्कुल भी पेडागोजी नहीं पढ़ी है उनके लिए है, ठीक है। सो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है कि हमारी जो पहली भाषा है वो क्या होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट की होनी चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा के बाद हमारी जो भाषा आनी चाहिए वो घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, और फिर जो है क्या आनी चाहिए, प्रथम भाषा के रूप में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा हमारी क्या होनी चाहिए, प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अंग्रेजी प्रथम भाषा, तो अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, तीसरे में भी अंग्रेजी आ गई, ये भी नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर मातृभाषा, घर की भाषा और हिंदी, देखिए यहाँ पर हिंदी को प्रथम भाषा बोल रहे तो ये भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जरूरी क्या है कि आपकी जो पहली भाषा है वो आपके मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि जो आपके घर में बोली जाती हो, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। तो अलग अलग समूह में, ग्रुप में काम करने के लिए दिया गया। स्टूडेंट को पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम के इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है। निम्न शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 गोले हैं, 3 गोलों में अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। एक में लिखा है परिवार, दूसरे में लिखा है संबंध और तीसरे में लिखा है भावनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर यूज हो रही है, तो देखिए यहाँ पर थीम है, परिवार एक थीम है हमारा, संबंध एक थीम है, भावनाएं फीलिंग्स भी हमारी एक थीम है। तो यहाँ पर जो है थीम आधारित शब्दावली एक्टिविटी यूज हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। यानी कि एक क्या है, शिक्षण की वह विधि, यानी कि हमें टीचिंग का वह मेथड बताना है जिसमें टीचर और 4 स्टूडेंट यानी 4 विद्यार्थी हैं, विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक, एक यानी कि आपसी सहयोग के थ्रू अधिगम समूह का, लर्निंग ग्रुप का क्या करते हैं, गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, यानी कि कन्वर्सेशन की जाती है किस पर, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके कंटेंट पर, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो जाता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो जहाँ देखिए यहाँ पर इस पर ना बिल्कुल सोचने समझने की भी जरूरत नहीं थी। जब भी सहयोगात्मक अधिगम की बात आ जाए, मतलब परस्पर मिलकर के हम कुछ कर रहे हैं, परस्पर का मतलब होता है आपस में मिलकर के सहयोग देकर के हम कुछ कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम
दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया के लिए करते हैं, यानी कि डेली में हम जो भाषा यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया है। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, इसको हम कहते हैं BICS। कई बार इसकी जो है सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है CALP, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, यानी कि किसी भी भाषा में निपुण होने के लिए जो पढ़ते हैं हम, ठीक है, अकेडमिक लेवल पर स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जो भाषा हम पढ़ते हैं वो हमारी होती है CALP, और जो डेली यूज़ में हम जो भाषा इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी BICS में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल का मतलब होता है किसी चीज़ की रेमेडी, किसी चीज़ का उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसी में एक शिक्षण और होता है जिसको हम कहते हैं निदानात्मक शिक्षण। क्या कहते हैं हम? निदानात्मक शिक्षण, यानी कि डायग्नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग क्या होती है वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो रेमेडियल मतलब उपचार करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 2 शिक्षण होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका निदानात्मक शिक्षण। क्या है? निदानात्मक शिक्षण, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक शिक्षण, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है निदानात्मक शिक्षण में। इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसके बाद उनमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में उनको परफेक्ट बना दोगे, उसके बाद उनमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो बच्चों के गैप से, यानी कि बच्चों की कमियों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? निदानात्मक शिक्षण करते हैं। अब हम बच्चों की कमियाँ पता चल गई, अब कमियाँ सिर्फ हम उन कमियों को हम स्टूडेंट पर रहने थोड़ी ना देंगे, अब हम उनको क्या करेंगे? सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उनको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? रेमेडियल टीचिंग करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जो उपाय करते हैं उसी को हम रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। पहला है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है। गलत। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में, यानी कि जो टीचर हैं उनको अपनी टीचिंग में सुधार करने की जरूरत है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए। गलत। नेक्स्ट, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रेमेडियल टीचिंग यही होता है जहाँ पर देखिए आप बच्चों में कुछ कमियाँ हैं तो उनको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको सुधारने के लिए हमें अपना जो मेथड है उसको सही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम अपने तरफ देखना पड़ेगा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए ये हमारी क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग होती है, उसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा में व्याकरण होती है, तो ये तो सही है आपका। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, ये भी सही है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा, ये भी सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑन से क्या पूछा था? सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो यही आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, जबकि जो संकेत भाषा होती है उसकी भी व्याकरण होती है। संकेत भाषा मतलब जो लोग, देखा है ना आपने, जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो वो संकेत भाषा में ही बात करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के अलग से स्कूल होते हैं, इनको हैंड्स जो हाथ होते हैं ना उसके थ्रू उनको सिखाया जाता है कि ऐसे सी बनता है। मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकती हूँ दरवाजे, यहाँ पर हाथों के थ्रू उनको सी बनाकर दिखाया जाता है, पूरे अल्फ़ाबेट हाथों के थ्रू बनाकर दिखाए जाते हैं। तो संकेत के माध्यम से इनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो विस्तृत पठन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आनंद के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पठन, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। व्याकरण सीखने के लिए विस्तृत पठन नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके जो है उद्देश्य हैं एक विस्तृत पठन के। सो ये थे सारे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।